सो हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईआईटीएम का सब्जेक्ट। उसकी वीक 1 से वीक 4 तक की रिवीजन को करेंगे। और वक्त ना गवाते हुए चलिए इसको चालू करते हैं। तो हमारे वीक 1 का पहला टॉपिक है 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स के सिंपलर प्रिंसिपल्स वगैरह आते हैं जो डेली लाइफ्स में या नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है। जैसे सबसे पहला है पीपल फेसेस ट्रेड ऑफ्स। टू गेट वन थिंग यू मस्ट गिव अप समथिंग एल्स। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बारे में बात कर रहा है, जो कि अगला ही है। पीपल फेसेस ट्रेड ऑफ्स का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने पढ़ाई सिलेक्ट करी, तो आपने शायद मूवी देखना छोड़ दिया, तो वो एक ट्रेड ऑफ की तरीके है। जैसे सोसाइटी हमारी कभी कभी ट्रेड ऑफ फेस करती है एफिशिएंसी और इक्वालिटी में। किसमें? एफिशिएंसी और इक्वालिटी में। एफिशिएंसी में जब जैसे सोसाइटी के पास बहुत कम रिसोर्सेस हैं और सोसाइटी के पास जो लोग हैं इंटेलिजेंस में भी बहुत कम है, तो उनको एफिशिएंटली करने के लिए उन्हें उन इंटेलिजेंट लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देना पड़ेगा। बट अगर हम एक दूसरे नज़रिए से देखें, लाइक इक्वालिटी के नज़रिए से, तो उसमें प्रॉस्पेरिटी जो है वो सब में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। चाहे वो कम इंटेलिजेंट हो, कम एफिशिएंट हो, चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट एक बेसिक नीड्स तो रहनी चाहिए। तो सोसाइटी भी ऐसे कुछ ट्रेड ऑफ्स को फेस करती है और हम अपने लाइफ में हमेशा फेस करते हैं। जैसे अगर आपने कोई और क्लोथ पहना तो आपने किसी और क्लोथ को गिव अप करा है उसके लिए। लाइक आपने रेड टी शर्ट पहनी है तो आपने येलो टी शर्ट गिव अप करी है, उसी तरीके से। और वही उसका कॉस्ट हो जाता है, जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप फॉर इट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी हमने बात करी ऊपर, पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स, उसके बारे में बात करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो कॉस्ट हाईली वैल्यूड थी, जिसको हमने उस वक्त छोड़ दिया। लाइक जैसे आपने इस वीडियो पे क्लिक करा तो आपने काफ़ी सारी वीडियोस छोड़ दी, या पे आपने इंटरटेनमेंट छोड़ दिया और पढ़ाई को चूज करा। वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेकेंड थिंग आता है रैशनल पीपल थिंक्स एट द मार्जिन। मतलब जो रैशनल पीपल्स होते हैं वो मार्जिन पे थिंक करते हैं। मार्जिन से यहाँ मतलब है मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट को आप कुछ ऐसे थिंक कर सकते हैं, जैसे जैसे कि जैसे कि आपकी एक बस है। बस का जो कॉस्ट है वो आता है आपका लगभग लगभग 200 रुपीज़ पर पर्सन। पर अब आपको बस जाने की टाइम है और एक बंदा आपको 100 रुपीज़ दे रहा है। उसको बस में बैठाने के लिए आपको 10 रुपये लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप अपना टोटल कॉस्ट देखेंगे तो उसमें आपको 100 का लॉस हो रहा है। पर अगर आप अपना मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे तो आपको सिर्फ 10 रुपीज़ लगा करके 100 रुपीज़ मिल रहा है, जो होगा 90। अब बस तो जाने ही वाली है, तो उस एक सीट पे उस बंदे को बैठाने पर आपको 90 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, जो अगर आप उसे नहीं बैठाते हैं तो आपको पूरे 200 रुपये का लॉस रहेगा। तो जो रैशनल पीपल होते हैं वो इस मार्जिनल बेनिफिट को छोड़ते नहीं हैं। ओके, और यहाँ रैशनल पीपल से मतलब उनका ही है सिस्टमेटिकली एंड ऑब्वियसली डू द बेस्ट, दे कैन मेक डिसीजन बाय वैल्यूएटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मार्जिनल चेंज। बिल्कुल, वो कॉस्ट और बेनिफिट्स को मार्जिन्स पे देखते हैं कि आखिर किस मार्जिन पे उन्हें लॉस हो रहा है। अगर वो नहीं करें तो उनको पूरे 200 का लॉस होगा, अब उनको केवल 110 का लॉस होगा। तो कम लॉस इक्वल टू गुड प्रॉफिट आई गेस। चलो आगे। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अब गवर्नमेंट है वो कभी कभी सब्सिडीज वगैरह लाती है। सब्सिडीज देख करके लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। ओके, तो इस सब्सिडी जो है वो लोगों को रिएक्ट करवाती है, जो दिखाता है कि कुछ भी चीज़ लाने पर लोग रिएक्ट करते हैं। अगर वो उनके बेनिफिट या फिर उनकी मेलिफिक है। मेलिफिक मतलब
उनको उससे नुकसान हो रहा है, तो उस पे रिएक्ट करते हैं। अब वो इंसेंटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे आजकल की कंपनीज़ वगैरह इंसेंटिव्स ही बेचती हैं लोगों को। जैसे एक्सपीरियंस देना। जैसे आप जाते हैं स्टारबक्स में, स्टारबक्स में आप जाते हैं और अपने एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, वो दिखाता है कि आप एक एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं और वो एक्सपीरियंस ही उनका आपका इंसेंटिव है, जिस पे आप रिएक्ट कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। तो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल भी यही है, पीपल रिस्पेंड टू इंसेंटिव। ओके, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। अब इसे हम आगे के वाले वीक्स में पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, बट यूजुअली क्या होता है कि अगर हम स्पेशलाइजेशन करें, जैसे कि मान लेते हैं आप, अगर सब लोग सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे तो सबको कहीं ना कहीं फार्मिंग पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे कोई टीचर है, उसको टीचिंग में मज़ा आता है, बट उसे स्कूल छोड़ करके फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फूड तो एक नेसेसिटी है, राइट। बट क्योंकि वो स्पेशलाइज कर चुका है टीचिंग में, टीचिंग में उसने स्पेशलाइजेशन करा है, तो टीचिंग में कुछ रुपीस कमा करके वो अपने फूड की नेसेसिटी को पूरा कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर उसने एक ट्रेड करा स्कूल से, कि स्कूल उसे मनी या फिर कोई टोकन या फिर फूड ही दे दे डायरेक्टली, जिसकी मदद से वो अपनी नेसेसिटी को पूरा करे और वो बदले में अपनी टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करे स्कूल को या फिर कंट्री को। ओके, मार्केट आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो भी मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें एडम स्मिथ का एक इनविजिबल हैंड की बात कर रहे हैं। मतलब लोग जो है वो अपने बेनिफिट और अपने सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट के कारण अपने प्राइजेस को एक इस तरीके से सेट करते हैं जो सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल हो जाता है। और जब ये ऐसा होता है, लाइक ये होता है डिमांड और सप्लाई के कारण, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। बट एक इनविजिबल हैंड काम करती है या फिर एक इनविजिबल फोर्स काम करती है, इसको हम कहते हैं एडम स्मिथ्स इनविजिबल हैंड, जो प्राइजेस को लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट के साथ बहुत एफिशिएंटली प्राइजेस को एलोकेट कर देती है, क्योंकि लोगों का अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है। भले ही दुकानदार चाहे वो बहुत महंगा बेचे, पर अगर आप लेंगे ही नहीं तो वो बेच ही नहीं पाएगा। ओके, आफ्टर मार्केट्स हमारे पास आता है हमारा अगला प्रिंसिपल, जो कहता है गवर्नमेंट कैन समटाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स, पॉलिसी इंटरवेंशन कैन एड्रेस मार्केट फेलियर सच एज एक्सटर्नलिटीज और लैक ऑफ कंपटीशन। ओके, सो हमारा जो ये मार्केट है जो पीपल के सेल्फ इंटरेस्ट पे चल रहा है, लाइक क्लैश वाला एग्जांपल ही लेते हैं, तो इसमें ये जो व्यापारी है ये कहीं ना कहीं ईविल होगा, इसको चाहिए होगा मनी, तो ये गुड्स को कैसे भी प्रोड्यूस करेगा जिसमें हमारी कुछ एक्सटर्नैलिटीज जनरेट होंगी। अब ये एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? एक्सटर्नैलिटीज होता है हमारा कारखानों से निकला हुआ धुआं, नदियों में बहता हुआ पॉल्यूशन। ये सारी एक्सटर्नैलिटीज है जो एनवायरनमेंट को नुकसान करती है या फिर लोगों के लाइफ को नुकसान करती है, पर ये उनके गुड्स के कारण नहीं, बट उनके प्रोसेसेस के कारण हो रहा मार्केट में। और कभी कभी मान लेते हैं कि इन्होंने गुड्स को होल्ड कर दिया, जिस कारण से इन्होंने देखा है सप्लाई कम है, बट सप्लाई तो हाई थी, राइट। या फिर ये चोरी करके के सेल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सटर्नलिटीज हैं या फिर कुछ भी बैड प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, उनको गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के द्वारा इंटरवीन करके सही कर पाती है, जैसे मार्केट फेलियर्स की तरफ जाते हैं, राइट। तो उसमें वही एक्सटर्नलिटीज या मार्केट पावर, जैसे सिंगल बायर और सेलर हैज और लाइक मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए थे। अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो फिर मान लेते हैं वो एक
इनइलास्टिक डिमांड जैसे पेट्रोल है, अगर पेट्रोल में एक मोनोपोली होगी तो वो पेट्रोल का दाम 300 रुपया लीटर कर देंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो बाइक पे पेट्रोल भरवाना ही है स्कूल कॉलेज जाने के लिए, राइट? ओके। A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Productivity, the output produced per unit of labor, is the primary determinant of living standards. मतलब लोगों की जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है, इस लोगों की लाइफ जो है वो डिपेंड करेगी कि वो कोट पहनेगा या फिर एक टी शर्ट पहनेगा, कि वो कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर मान लेते हैं ये मोहन है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो ये ज़्यादा रिच होगा और ऑफ कोर्स ये कोट पहनेगा। तो लोगों की जो लाइफ है उनके प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे एक टीचर अगर ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएगा तो वो ज़्यादा अर्न कर पाएगा। ओके, तो जो जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना ज़्यादा अर्न कर रहा है और अर्न करने के कारण से उसकी जो हालत है वो बदतर नहीं बल्कि वेरी गुड है। ओके। प्राइसेस राइजेस व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। इसमें इसमें ये सीधा-सीधा कह रहा है कि जब गवर्नमेंट है वो पैसों को ऐसे छापने लगती है, एकदम छापने ही लगती है जिसमें बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, तो वो लोगों को रिच नहीं करते, बल्कि वो केवल और केवल इन्फ्लेशन लाते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महँगाई। मतलब जो आलू ₹90 का था, अब वो आलू ₹900 का हो जाएगा, बड़े आराम से। इसमें क्या होता है कि जैसे आप गुड्स को गुड्स को आप नहीं बढ़ाते बल्कि आप अपनी मनी को बढ़ाते हैं तो लोगों के पास भी ज़्यादा मनी हो जाती है। इन लोगों के पास इसके पास भी ₹200 हो गए, उसके पास भी ₹200 हो गए। तो कौन क्या करेगा? तो भले गुड का दाम ₹50 पर गुड अगर एक ही है, तो ये कहेगा मैं 60 दूँगा, ये कहेगा मैं 70 दूँगा और इसी तरीके की बोली लगते-लगते इसका दाम 50 से 100 या फिर 150 हो जाएगा, राइट? ओके। Society faces a short run trade off between inflation and unemployment, often referred to as फिलिप्स कर्व। तो क्या होता है जब कभी भी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा डाउन जाता है तो हमें मार्केट में देखने को मिलता है शॉर्टली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ जाती है। ये फिलिप्स कर्व में हम देख सकते हैं, तो इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, बट ऐसा फिनोमेना जो है वो देखा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन कम होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो रही है और लोग जो हैं वो भी कम काम कर रहे हैं। ओके। तो अगर हम प्रिंसिपल को एकदम होल में देखें कि लाइक प्रिंसिपल क्या रह जाता है लास्ट में, तो इसमें ये पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब अगर हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। मनी ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देती है। मतलब ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ये लास्ट वाला फिलिप्स को जिसमें जितना सोसाइटी को अनएम्प्लॉयमेंट का एक हल्का सा ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है अगर हम इन्फ्लेशन को कम करते हैं। अब हम जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो डायग्राम पर, जो कुछ ऐसा होता है। ओके। ओके। तो जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम है उसमें हम हाउस होल्ड और बिजनेसेस जो है वो आपस में अपने आउटपुट इनपुट को शेयर करते हैं, जहाँ पर हाउस होल्ड अपने कैपिटल लेबर कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप को शेयर करते हैं। वाइल हमारे जो बिजनेसेस हैं जो प्रोडक्शन जहाँ पर वो करेंगे वो बदले में इन्हें गुड्स और सर्विसेज देते हैं। फिर हाउस होल्ड इन्हें हमारे इनपुट्स देते हैं, लेबर कैपिटल, लैंड, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी फ्लो को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। ओके, कि आखिर फर्म या बिजनेसेस क्या दे रहे हैं और हमारे हाउस होल्ड्स उन बिजनेसेस को क्या दे रहे हैं। फर्म यहाँ पर एक सिंगल बिजनेस आइडेंटिटी को ही कहा जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर। ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक बहुत ही सिंपल सा हमारा डायग्राम होता है। ओके, कुछ इस तरीके से जिसमें हम अपने लाइक
अपने गुड्स को लाइक दो गुड्स के बीच में हम कंपेयर करते हैं, जैसे पॉइंट ए बी सी डी। जैसे मान लेते हैं एक गुड्स है, जैसे पीपीएफ डायग्राम। ओके, जैसे एप्पल और वाइन के बीच में यहाँ पर पीपीएफ डायग्राम है, हमारा प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। तो इसमें गुड्स ये दिखा रहा है कि अगर हम इतना वाइन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इतना सारा एप्पल गिव अप कर रहे हैं, या फिर वाइन इतना एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए हम इतना वाइन गिव अप कर रहे हैं। तो ये उनके बीच की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दर्शाता है। जैसे ये कर्व यहाँ पर अ, एक कर्व के रूप में आई है, तो ये दिखा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट नहीं है। और वहीं पर अगर ये डायग्राम इस तरीके का होता, एक सीधी लाइन, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी है, मतलब उतने ही एप्पल्स हम गिव अप कर रहे हैं जितना वाइन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर क्योंकि वो एक कर्वेचर फॉर्म में है, इसका मतलब है कि इतना वाइन प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना सारा एप्पल गिव अप करना पड़ जाता है। ओके। ओके, अब इसमें जैसे पॉइंट ये वाला अंदर है तो ये इनएफिशिएंट है, मतलब हम अपने कंट्री के गुड्स का सॉरी, हम अपने कंट्रीज के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल या फिर जो हाउस होल्ड्स के द्वारा भेजा हुआ इनपुट्स है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और हम इनएफिशिएंट हैं। और ये सारी जो पॉइंट्स है वो एकदम एफिशिएंस वाले पॉइंट्स है, और जिसके बाहर है वो हम अटेन ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ये पॉइंट एफ अटेन करना। ओके। ओके, तो कभी कभी पीपीएफ में हमारे एक्सटर्नलिटीज के कारण भी शिफ्ट आ जाता है। जैसे अगर पीपीएफ एक्सपेंड आउटवर्ड सम प्रीवियस अंडर गुड कमीशन वुड नाउ बी पॉसिबल। मतलब एक्सटेंड आउटपुट का आउटवर्ड्स का ये मतलब है कि पीपीएफ पहले कितना सा था, अब पीपीएफ आगे ऐसे बढ़ करके ऐसा बड़ा सा हो गया है थोड़ा। तो अब जैसे ये पॉइंट एफ यहाँ पर अनअटेनेबल था, वो अब अटेनेबल हो जा रहा है। वो किस लिए? हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गए, या फिर हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ गया। ह्यूमन कैपिटल मतलब पॉपुलेशंस वगैरह। खैर, पीपीएफ को बनाने समय हम कुछ ऐसे एजम्पशंस करते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो फिक्स रहने वाली है। जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वो सारे फिक्स्ड हैं। और इसको इतना सिंप्लीफाई करा जाता है जिसमें हम सिर्फ दो प्रोडक्ट्स लेते हैं। जैसे इसमें हमारा एप्पल और वाइन था। ओके, अब यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बस दो बड़े सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें हाउस होल्ड एंड फर्म्स जहाँ पर डिसीजन लेते हैं और कैसे मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा फिनोमेना हो जाता है, जिसमें हम कंट्री वाइज डेटा देखते हैं, एक पूरे सेक्टर का नहीं, या फिर केवल मार्केट और हाउस होल्ड्स के बीच का नहीं, बल्कि पूरी कंट्री कैसा चीज़ें कर रही है उन्हें। अब इकोनॉमिक्स में कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट वर्सेस नॉमेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं, या फिर टेस्टेबल क्लेम्स, या फिर जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आलू का दाम 80 रुपये है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। द प्राइस ऑफ पटेटोज आर 80 रुपीज पर के जी, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट इफ आई से द प्राइस ऑफ potatoes आर 80 रुपीज विच इज टू हाई, इट शुड बी डाउन, इट शुड बी डाउन, इट शुड बी लो, इट शुड बी डाउन। जहाँ पर भी शुड बी का स्टेटमेंट आ जाता है वो हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाता है। ओके, इसमें हमारे फैक्चुअल्स वगैरह या कैजुअल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें हमारे शुड बी, ऑट फॉर, और दिस इज फेयर, दिस इज नॉट फेयर, लाइक डिबेट्स वाले जितने भी हमारे लैंग्वेजेस होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। ओके, इसी के साथ हमारा वीक वन खत्म हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का। ओके। ओके, तो हम कुछ सवाल करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है, प्रिया who can earn 350 lakh per year decide to attend a postgraduate program where the tuition fee is 150 lakh per year. What is the opportunity cost? Okay, तो यहाँ पर
प्रिया की जो ट्यूशन फीस है वो है हमारे पास 350,000 रुपीज पर ईयर। ओके। और सॉरी, प्रिया की जो जॉब है वो है 350,000 पर ईयर। और प्रिया की जो ट्यूशन फीस होने वाली है वो होने वाली है 150 पर ईयर। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रिया अपने 350 पर ईयर को और 150 के को, यानी 350,000 और 150,000 को वो गिव अप कर रही है ताकि वो प्रोग्राम को अटेंड कर पाए। तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो इन दोनों का समेशन होगा, यानी वो होगा 50, हाँ, 5 लाख रुपीस। ओके। सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम रेट्स बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम, दिस पॉलिसी मस्ट डायरेक्ट विच ट्रेड ऑफ। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने रेंट्स को मार्केट इक्विलिब्रियम से बिलो रखती है, मतलब मार्केट में जो रेंट्स के प्राइसेस हैं उससे कम करती है। इसका क्या ट्रेड ऑफ हो रहा है? अगर हम देखें तो गवर्नमेंट है वहाँ पे ये एफिशिएंसी और इक्वालिटी में कर रही है, जिसमें एफिशिएंट होता अगर हम उसको मार्केट इक्विलिब्रियम पे रख पाते, पर क्योंकि गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देना चाहती है इस कारण से वो इक्वालिटी की तरफ जा रही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दर्शाता है? कौन सी चीज़ है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? तो वो हो सकता है स्पेंडिंग मनी ऑन फूड इंस्टेड ऑफ क्लोथ। ओके। नेक्स्ट, Belzama classic study found that seat belt law led to more accident but few deaths per accident। मतलब एक स्टडी है जो दिखाती है सीट बेल्ट लॉ जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंट तो ला रहे हैं पर डेथ्स बहुत कम हो रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि लोग सीट बेल्ट को ज़रूर लगा रहे हैं, तो पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। फिर वाटर जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और डायमंड की कॉस्ट फिर भी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग जो है मार्जिनल रेस्टल होते हैं और वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट देखते हैं। आपका आपको पानी पीने के लिए शायद दिन के केवल 2 लीटर चाहिए, उसके बाद आप पानी का कोई इस्तेमाल नहीं करते। पर वहीं डायमंड है उस कारण से आप शो ऑफ कर सकते हैं, तो डायमंड की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप जितना ज़्यादा डायमंड लेंगे उतना ज़्यादा शो ऑफ कर पाएंगे, बट पानी तो 2 लीटर बाद काम अपना कर देता है। तो मार्जिनल बेनिफिट ऑफ डायमंड एक्सीडिंग द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एडिशनल लीटर ऑफ वाटर ऑन अ पीपीएफ फॉर अ गन्स एंड बटर। पॉइंट डी जो है वो इनसाइड द फ्रंटियर है, मतलब जो हमारा पॉइंट डी है वो इनसाइड द फ्रंटियर है। अब जो भी चीज़ इनसाइड द फ्रंटियर होती है पीपीएफ में, यहाँ पर अगर वो इसके इनसाइड है वो इनएफिशिएंट होती है, मतलब उसको हम फीजेबल तो है, मतलब उसे हम ले तो सकते हैं बट वो इनएफिशिएंट है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एक इकोनॉमी पॉइंट एट से पॉइंट पी पे जाती है अलोंग इट्स पीपीए, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एडिशनल केजी ऑफ व्हीट इन टर्म्स ऑफ स्टील क्या होगा? ओके। तो यहाँ पे 100 केजी ऑफ व्हीट और 200 केजी ऑफ स्टील है, तो 150 ऑफ व्हीट में हम देखते हैं हमारे पास केवल 140 ऑफ स्टील ही आ रहा है, मतलब 50 केजी ऑफ व्हीट को लेने के लिए हम यहाँ पे 60 केजी ऑफ स्टील को गिव अप कर रहे हैं। 50 केजी ऑफ व्हीट को लेने के लिए हम 60 केजी ऑफ स्टील को गिव अप कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि 1 किलो व्हीट में हम कितना स्टील गिव अप करते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे तो हम इसे 60/50 करेंगे, जिसमें हमारे पास आंसर आता है 1.2 केजी ऑफ स्टील पर किलो ऑफ व्हीट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक assume all prices are fixed when studying short term but all prices are flexible when studying long term. The practice illustrates what? This practice illustrates what economic inconsistent cannot be said. No, economies are not inconsistent. So this one would be the right answer कि economic जो है वो different different assumptions लेते हैं अपने different different questions को solve करने के लिए। Next question. Two economists both agrees that increasing minimum wage causes some unemployment. That one say it should be raised and other say it should not. This disagreement is best explained by okay. ये दिखा रहा है कि दोनों नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उनके जो एनालिसिस है वो एक दूसरे से अलग है। ओके। तो क्योंकि एक कह रहा है वो नहीं होना चाहिए, बट शुड बी का देखने यहाँ पर है ना, शुड बी,
तो शुड भी एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है, इसलिए हम नॉर्मेटिव के पास जाएंगे। नेक्स्ट, पीपीएफ एम्प्लाइज एक बो आउट, तो मैंने बताया था एक कॉनकेव या फिर हल्का सा भी कर्वेचर है तो उसका मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, पर यहाँ पे बोर्ड आउट हो रहा है यानी कॉनकेव बन रहा है यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते जा रही है, इसलिए ये वाला थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, तो हमारे सारे आंसर्स भी करेक्ट हैं, तो इसी के साथ हमारा वीक 1 खत्म हो जाता है। बाय।